सो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू द क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस और जस्ट प्रीवियस क्लास में ही हमने फॉरेन ट्रेड डिस्कस किया। आज की क्लास बात करेंगे डिटेल में डेमोग्राफिक प्रोफाइल या डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। अब ब्रिटिश रूल के टाइम पे, ब्रिटिशर्स के टाइम पे यानी आजादी से पहले हमारे देश की डेमोग्राफी यानी कि डेमोग्राफिक कंडीशंस कैसी थी। डेमोग्राफिक कंडीशन समझ तो बेसिकली हमारे देश की पॉपुलेशन, जनसंख्या से रिलेटेड जो भी एलिमेंट्स होते हैं जैसे बर्थ रेट, डेथ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, डिसीजेस, ये सारी आपकी किसके अंदर आती है? डेमोग्राफी के अंदर। तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल यानी कि डेमोग्राफी पढ़ लेते हैं, वो भी कब? आजादी से पहले। ठीक है। सो बेसिकली पहला पॉइंट, बर्थ रेट एंड डेथ रेट, और दोनों ही कैसे थे? बहुत ज्यादा हाई थे। सबसे पहले समझो कि बर्थ रेट और डेथ रेट होते क्या है। देखो, 1000 लोगों में, एक समुदाय, एक कम्युनिटी में 1000 लोग अगर रहते हैं, 1000 लोगों में कितने बच्चों का जन्म हो रहा है? बर्थ रेट है, पर 1000 पर्सन के हिसाब से मेजर किया जाता है। 1000 लोगों में एक साल में कितने लोगों की मृत्यु हो रही है? डेथ रेट कहलाता है। तो आजादी से पहले बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा थी, डेथ रेट भी बहुत ज्यादा थी। जनरली बर्थ रेट जो थी वो थी 48 पर 1000। एक साल में 1000 लोगों में 48 बच्चों का जन्म हो रहा था, जो कि बहुत ज्यादा है, वाकई ज्यादा है। और जबकि डेथ रेट जो थी वो 40 पर 1000 थी। तो दोनों चीज याद रहेंगी, बर्थ रेट 48 पर 1000 और डेथ रेट 40 पर 1000। ठीक है। सेकंड पॉइंट हम लोग देखेंगे। सेकंड पॉइंट आएगा इन मोर्टेलिटी रेट्स। अब देखो, मोर्टेलिटी रेट थी, खासकर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा कम थी। मोर्टेलिटी रेट या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, पहले वो सुनो। बच्चों के जन्म के बाद, यानी वो जब तक 1 साल तक नहीं हो जाते, यानी कि बच्चों के जन्म के बाद कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है। जन्म के बाद हम उन्हें नहीं बचा सकते, नहीं बचा पाते, क्योंकि पहले कोई टीका वगैरह नहीं हुआ करते थे। छोटी मोटी बीमारी लगने पे भी बच्चे की मृत्यु हो जाती। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पहले हॉस्पिटल्स वगैरह ना होने की वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा था। 1000 बच्चों का जन्म होता था तो हम 218 बच्चे तो ऐसे थे जिनको नहीं बचा पाते थे, खत्म हो जाते थे। 1000 में कितना? 218, बहुत ज्यादा है भाई, 20% से भी ज्यादा। ठीक है। जबकि आज की डेट में हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं, हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, तो आज की डेट में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है, ओनली 28 पर 1000। तो कहां भाई? 218, और कहां आज की डेट में? मात्र 28। तो अब हम काफी हद तक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कंट्रोल कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखोगे डेमोग्राफिक कंडीशन में, नेक्स्ट पॉइंट देखोगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अभी देखो, ऑन एन एवरेज एक पर्सन कितने इयर्स तक जिंदा रहता है, ऑन एन एवरेज कितनी लाइफ होती है ह्यूमन बीइंग की, वो कहलाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेड लाइफ। ठीक है। सो आजादी के टाइम पे या ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये ओनली 32 इयर्स थी। कितनी? सिर्फ 32, 32 साल। तो यार 32 साल तो बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि भैया पहले बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी, फेमाइन्स आ जाती थी, जिनकी वजह से हम लोगों को नहीं बचा पाते थे, हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह कुछ नहीं था पहले। जबकि आज की डेट में हमारे पास काफी सारी सुविधाएं हैं। सो आज की डेट में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है दैट इज 69 इयर्स। आज की डेट में ऑन एन एवरेज लोग 69 इयर्स जीते हैं, पहले बहुत कम थी, ओनली 32। इसके बाद नेक्स्ट देखोगे, सो लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट पता है क्या होता है? लिटरेसी मींस पढ़ना लिखना। ठीक है। तो देखो, लिटरेसी रेट के अंदर वो सभी लोग आते हैं जो एक तो पढ़ भी सकते हैं और दूसरा लिख भी सकते हैं। लिटरेसी रेट में आने के लिए जरूरी नहीं है आपने कोई डिग्री ली हो, जरूरी नहीं है आप कोई 10th क्लास या 12th क्लास पास हो। लिटरेसी रेट से तात्पर्य होता है कि वो सभी लोग, वो कितने परसेंट लोग जो पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। आजादी के समय लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा कम थी, 16% से भी कम। सोचो, देश के अंदर 100 में से सिर्फ 16 ही लोग ऐसे थे जो पढ़ पाते थे और लिख पाते थे। इवन अगर हम लोग फीमेल लिटरेसी रेट की बात करें, फीमेल्स की बात करें, तो ये और भी ज्यादा कम था, मात्र 7%। तो ओवरऑल लिटरेसी रेट 16%, फीमेल के लिए अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो मात्र और मात्र 7%। ठीक है। पॉइंट से याद हो रहे हैं। पहला पॉइंट क्या था? बर्थ रेट, डेथ रेट दोनों ही हाई थे, 48 और 40 पर 1000।
इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट याद है 218 पहले था, आज की डेट में ओनली 20 है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने जस्ट अभी तीसरा पॉइंट पढ़ा था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी याद है, तो पहले था ओनली 32 ईयर्स, आज की डेट में 69 ईयर्स। और अभी पढ़ा लिटरेसी रेट, तो ओवरऑल लिटरेसी रेट पहले कितनी थी, मात्र 16%, और फीमेल की जो लिटरेसी रेट थी मात्र 7%। इसके अलावा अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी से रिलेटेड, दैट इज इंडियाज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बाय 1921। अब देखो 1921 के टाइम पे इंडिया में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हुआ। ट्रांजिशन मींस एक तरह से बदलाव हुआ। कब हुआ? 1921 में। क्या है वो समझो। देखो पहली चीज तो आने वाला क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है कि 1921 को द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों कहते हैं? द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों कहते हैं, समझना। देखो 1921 से पहले क्या था, जो देश की पॉपुलेशन थी वो कभी भी कंसिस्टेंट नहीं थी। किसी सेंसस में पॉपुलेशन इंक्रीज होती थी तो किसी सेंसस में पॉपुलेशन डिक्रीज होती थी, क्योंकि मैंने बताया ना, हाई बर्थ रेट, डेथ रेट, काफी सारी बीमारी जिनकी वजह से डेथ रेट और बर्थ रेट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती थी। देखो पहला जो ऑफिशियल सेंसस हुआ 1881 में हुआ। सेंसस कब होते? हर एक 10 साल में। ठीक है, 1881, 91, फिर 1901, 1911, 1921। ठीक है, फिर 21 का 31, 41, 51, हर एक 10 साल में सेंसस होता है। तो अभी जब देखेंगे तो देखो 1921 को हम लोग द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों कहते हैं, थोड़ा सा समझ लो। देखो 1921 से पहले बर्थ रेट डेथ रेट कभी कंसिस्टेंट नहीं हुई, कंसिस्टेंट राइज भी नहीं हुई। कभी बढ़ता था, कभी कम होता था, फिर बढ़ना, फिर कम होना। तो बर्थ रेट डेथ रेट कुछ इस प्रकार से चलता था। 1921 के बाद आपकी डेथ रेट कंटिन्यूसली डाउन हुई है और बर्थ रेट आपकी कंटिन्यूसली बढ़ी है, इसलिए 1921 को द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं। थोड़ा सा डेटा देख लीजिए आप सभी लोग। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करें 1891 पहला ऑफिशियल सेंसस। ठीक है, सो 1891 में, ठीक है, पॉपुलेशन कैसी थी? इनकंसिस्टेंट। उसके बाद सेकंड ऑफिशियल सेंसस हुआ हमारे पास 1901 में। 1901 में ये शो करता है डिक्लाइन ऑफ 0.04 करोड़। तो पॉपुलेशन जो थी 1891 में दैट इज 23.87 करोड़ यहां पर। ठीक है, इसके बाद 1901 में 0.04 करोड़ की जो पॉपुलेशन है वो कम हो गई थी। ठीक है, और कम होके कितनी हो गई? 23.83 करोड़। तो यहां 0.87, यहां 0.83, यानी पहले ऑफिशियल सेंसस से दूसरे ऑफिशियल सेंसस में 1891 में पॉपुलेशन 23.87, कम होके 1901 में 23.83 करोड़। उसके बाद फिर ऑफिशियल सेंसस हुआ 1901 के बाद 1911, और हमने ये देखा कि पॉपुलेशन में सेंसस शो करता है राइज ऑफ 1.38 करोड़। देखो पहले से दूसरे में डिक्लाइन हुई, दूसरे से तीसरे में फिर इंक्रीज हो गई 1.38 करोड़, पॉपुलेशन अगेन बढ़ गई। ठीक है, फिर आ जाता है 1921, 1911 के बाद नहीं, देखो यहां से पहले कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, अगेन 1921 में आपका फिर डिक्रीज हुआ। 1921 में फिर क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। कितना? 0.07 करोड़। अगेन 1911 में 25.21 करोड़, कम होकर ये हो गई 25.14 करोड़। 1921 में अगेन डिक्रीज हुई, और 1921 जिसे हम लोग यहां से बोलेंगे सेकंड फेज ऑफ डेमोग्राफिक कंडीशन, 1921 के बाद कभी फिर डिक्लाइन नहीं हुई, फिर ये कंटिन्यूअसली क्या हुई? राइज ही हुई है। अब देखो 1921 के बाद देखोगे 21 के बाद 31 कितनी बढ़ी? 2.76 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ गई। 41 कितनी बढ़ी? 3.96 करोड़। 51 4.24 करोड़, एंड सो ऑन, और ये कंटिन्यूअसली पॉपुलेशन बढ़ती ही रही। अब देखो पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली बढ़ने से होता क्या है वो समझो। देखो हाई मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चाहिए पड़ता है। सोचो पॉपुलेशन जहां बढ़ेगी, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड ज्यादा चाहिए, डैम ज्यादा चाहिए, बिल्डिंग ज्यादा चाहिए, वाटर सप्लाई ज्यादा चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा चाहिए, जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा चाहिए पड़ता है। अब ऐसी सिचुएशन जहां पर जीडीपी ग्रोथ कम है और इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए, जीडीपी कम, इन्वेस्टमेंट चाहिए हमें ज्यादा, तो ऐसी सिचुएशन में देश के अंदर होती है गरीबी होती है, क्योंकि भाई साहब उतना पैसा नहीं है, उतने गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन नहीं हो रहे, जबकि डिमांड बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इस वजह से भी देश के अंदर धीरे धीरे क्या थी? गरीबी थी। ये देखो, व्हेन मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट इज हाई
और फॉर जीडीपी ग्रोथ रिमेन्स लो। मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट ज्यादा था, जीडीपी ग्रोथ कम थी। हाई मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट और लो जीडीपी ग्रोथ की वजह से अनदर पैरामीटर फॉर बैकवर्डनेस एंड स्टैग्नेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, तो इस वजह से हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड भी थी, स्टैग्नेंट भी थी। इसके अलावा तो यहां देखोगे हाउ एवर द अंडरलाइंग फैक्ट दैट 1951 के बाद जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो कंटिन्यूसली बढ़ती गई, ठीक है, लेकिन 1951 तक कंट्रोल में हम सिर्फ इसलिए थे क्योंकि बर्थ रेट और डेथ रेट जो दोनों ज्यादा थी, तो लगभग 1951 तक हम लोग एक कंसिस्टेंट रहे। 1951 के बाद कभी भी डिक्लाइन नहीं हुई, हमेशा ही क्या हुई है, इंक्रीज हुई है आपकी, ठीक है। सो अभी आज की डेट में हम अगर बात करें, प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें, तो अब पॉपुलेशन ग्रोथ अलार्मिंग हो चुकी है। अलार्मिंग मींस अब इसको अगर नहीं रोका गया तो एक विस्फोट हो सकता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो सकता है, समझ गए। तो एक लिमिट से ज्यादा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, डाउट आती है तो आप पूछ सकते हैं। ये मेरा ईमेल आईडी है। बाकी आप लोग ये मत पूछना कि सर डेटा को कैसे याद रखें, डेटा थोड़ा सा याद आपको रखना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।